सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, स्ट्रिंग वेव्स के ऊपर। बाकी बाद में हम साउंड वेव वगैरह पे, है ना, मतलब स्टार्ट करेंगे। सो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव इज एक्सप्रेस्ड एज एक्स टी इज इक्वल टू 5 cos 628 t प्लस पाई बाई 2 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ द वेव व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 300 मीटर पर सेकंड। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया था हमें बेटा, एक तो दिया था ये कि जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 300 मीटर पर सेकंड है। सो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो ये इक्वेशन दे रखी थी, तो देखो हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिख ली है ना। अब यहाँ पर एक चीज क्या है कि आपको कुछ चीजें पता है। जैसे आपको देखो टी का जो कोएफिशिएंट है ये पता है ना। अगर इसकी बात करें 628, तो ये क्या दे रखा है आपको, ओमेगा दे रखा है। और ओमेगा दे रखा है तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी जब निकल आएगी तो आपके पास ये रिलेशन होता है ना, v इक्वल टू न्यू लेमडा। तो आप यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो, ओमेगा अपॉन 2 पाई। लेमडा कैलकुलेट करना, वेलोसिटी दे रखी थी, ठीक है, तो इतना आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या था कि बोला था अ साइनसोइडल वेव ऑफ वेवलेंथ 7.5 सेंटीमीटर ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर along the x एक्सिस in 0.3 सेकेंड। एक साइनसोइडल वेव है ना बेटा। कितना चलती है वो, 1.2 सेंटीमीटर कवर कर लेती है एक्स के अलोंग इन 0.3 सेकेंड। मतलब वेलोसिटी निकाल सकते हो वेव की, और आपके पास वेव लेंथ भी है, लैम्डा भी है। आगे देखो क्या बोला था कि द क्रेस्ट टी इज एट एक्स इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है। द क्रेस्ट टी इज एट एक्स इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 0 सेकेंड। मतलब एक्स इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर आप देखते हो तो आपको क्रेस्ट देवन देखने को मिलता है, ठीक है भाई। और क्या बोला कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज 2 सेंटीमीटर। मतलब एम्पलीट्यूड दे दिया। विच इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स दिस वेव। तो देखो हमें क्या क्या था, एस लैम्डा हमें पता था, डिस्प्लेसमेंट हमें पता था 0.3 सेकंड में। तो सबसे पहले तो इस वाले डेटा से मैंने वेलोसिटी निकाली, वेव वेलोसिटी। और वेव वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई। आपके पास एम्पलीट्यूड भी था, है ना, तो के, ठीक है, हमारे पास लैम्डा है तो हम के निकाल सकते हैं। 2 पाई लैम्डा जब किया तो ये 0.83 आ गया। अब बात करते हैं वेव वेलोसिटी, तो ये होती है आपकी बेटा ओमेगा अपॉन के बराबर। क्लियर है, के आपको पता है ऑलरेडी, ओमेगा निकल आएगा, है ना। तो ये जो ओमेगा निकलेगा बेटा, ये आपका निकलेगा 3.35, है ना, रेडियन पर सेकेंड। अब अगर इन जनरल हम इक्वेशन की बात करें तो ये होती है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, या फिर आप ओमेगा टी माइनस के एक्स भी बोल सकते थे प्लस सम फाइव। तो y इज इक्वल टू जो आएगा 2 साइन के की वैल्यू रख दो, ओमेगा रख दो, प्लस फाइव। अब फाइव कैसे निकालना, फाइव अननोन है हमारे पास। तो देखो उन्होंने दे रखा था कि टी इक्वल टू 0, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन थी टी इक्वल टू 0 पर एक्स इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है वो क्रेस्ट फॉर्म करता है, मीन्स मैक्सिमा मिलता है वहां। तो वाई ए के बराबर हो गया, इसमें पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, टी की वैल्यू 0 डाल दो, और जो वाई है वो किसके बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर, दैट इज 2। तो आपको 5 मिल जाएगा, पाई बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन बेटा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन था आपके पास ये कि फॉर अ पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। कह रहे हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज, एम्पलीट्यूड कितना होगा भाई मोशन का। तो देखो यार ये तो मुझे ना मैथमेटिकल इक्वेशन लग रही है, मतलब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है। लाइक मैंने क्या करा, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी दे रखा था। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई रूट टू से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। और जैसे ही आप करोगे तो देखो ये चीज, इसको आप, है ना, साइन 45 या कॉस 45 लिख सकते थे। अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते थे। मैंने ये साइन में कन्वर्ट कर लिया तो ये साइन ओमेगा टी प्लस 45 आ गया, ठीक है। तो ये जो रूट टू है ये क्या है बेटा, यही तो आपका एम्पलीट्यूड है, रूट टू, है ना। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, रूट टू। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। आगे बात कर लेते हैं। जैसे इसकी बात करें, और स्टील वायर विद मास पर यूनिट लेंथ 7.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg पर मीटर इज अंडर टेंशन ऑफ 70 न्यूटन। टेंशन दे दी, न्यू दे दिया, स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव पूछी है। वेलोसिटी जो होती है बेटा कितनी होती है, वो एक टाइट स्ट्रिंग में
अंडर रूट टी अपॉन म्यू होती है, स्ट्रेच डिस्ट्रिक्ट में यही तो होती है। यहाँ पर आप वैल्यू जस्ट पुट करो। ये आपके सब जेई मेंस के क्वेश्चन है, क्लियर है। और देख रहे हो आप कितने आसान क्वेश्चन है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर है कि अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इन सेंटीमीटर फॉर विच द वेव वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, वेव वेलोसिटी जो है वो आपकी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो वेव वेलोसिटी जो होती है बेटा वो ओमेगा अपॉन के होती है। अगर बात करें पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में, तो देखो जो इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है आपको, है ना, y इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स सेंटीमीटर। आप इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो आपको पार्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगी। और इसकी जनरल इक्वेशन जो रहेगी वो रहेगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। मीन्स पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा कितनी हो सकती है, तो ये जस्ट ओ ए ओमेगा के बराबर। तो देखो ये ए ओमेगा लिख दिया। अब मेरे को क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि भाई जो वेव वेलोसिटी है वो पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम के बराबर है। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा है, वेव वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के थी, है कि नहीं। बस जस्ट यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो, तो आपका जो लैम्डा आ जाएगा बच्चा वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका सिंप्लीफाई जो करोगे तो लैम्डा जो है वो 4 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ ट्रेवलिंग वेव हैविंग वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, frequency is equal to 100 hertz and traveling in positive x डायरेक्शन। क्लियर है, आपको लैम्डा दे रखा था, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, और ये किधर ट्रेवल कर रही है बेटा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। देन लैम्डा जैसी पता है, यहाँ से के निकाला जा सकता है, फ्रीक्वेंसी पता है, ओमेगा पता जा सकता है। अच्छा एक और चीज बेटा, आपको ये चीज बताई गई होगी जब आपकी रेगुलर क्लासेज हुई होगी कि भाई अगर प्रोपगेशन प्लस एक्स के लॉन्ग हो रहा है देन ओमेगा टी और के एक्स शुड हैव अपोजिट साइन। अगर नेगेटिव के लॉन्ग होता तो सेम साइन होता, अगर अपोजिट साइन है मीन्स पॉजिटिव। अगर एक्स बोला तो एक्स के लॉन्ग, वाई बोला होता तो वाई के लॉन्ग, जेड बोला होता तो जेड के लॉन्ग। क्लियर है। तो आप पहले तो ओमेगा निकाल लो, के निकाल लो, ठीक है। और आपका ओमेगा जो है वो 200 पाई निकलेगा, जो के है वो 0.5 पाई सेंटीमीटर इनवर्स निकलेगा। जस्ट इसमें पुट कर दो इक्वेशन में, तो आपकी जो इक्वेशन है क्या देखिए ये रही। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने क्या निकाला, ओमेगा निकाल लिया, के निकाल लिया, और आपको पता है कि जो साइन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। वेल इन्होंने ऐसा साइन में तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं किया था, अदरवाइज थोड़ा और अच्छे ऑप्शन बनाए जा सकते थे अगर सिमिलर ऑप्शन दिया जाता विद अ पॉजिटिव साइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये होता है, यहाँ पर बोला था कि द इक्वेशन ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय। आपको एक इक्वेशन ये दी, एक इक्वेशन आपको ये दी, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो देखो ये डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, और फेज की अगर बात करें तो फेज इसमें एक्स्ट्रा है ये 1.5। क्लियर है। चलो आगे देख लेते हैं। दीज वेव्स आर साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव मींस सुपरपोजिशन होने वाला है ना। तो A1 पता है, A2 पता है, डेल फाई की बात करें तो ये भी पता है, 1.5 इंटू 2 पाई है ना, ये जब अंदर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा आपका 3 पाई। क्लियर है। फिर तो आपके पास सिंपल है भाई, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल फाई। जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास 2 सेंटीमीटर आ गया, ए ऑप्शन। चलो और आगे बात करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्या था आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ ट्रैवलिंग वेव, जस्ट इतना ही पूछा था। तो भाई आप फॉर्मेट जानते हो, ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी क्या है, एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। इस फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है कि y जो है वो फंक्शन होना चाहिए आपका पोजीशन और टाइम का। फॉर अ ट्रैवलिंग वेव y इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस बी टी। तो ax प्लस माइनस बी टी अगर आप देखोगे ना बेटा तो जस्ट एक यही फंक्शन है, आई मीन सी ऑप्शन ही था जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसे ध्यान से। कह रहे हैं कि फॉर अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स दैट इज क्रेस्ट इज 5 मीटर while the distance between one crest and one trough is 1.5।
ये कॉन्जिक्यूटिव वाले नहीं है, ठीक है। कोई भी हो सकता है एट रैंडम, मतलब दो किसी भी क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर दे रखी है, और किसी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी 1.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। कह रहे हैं कि द पॉसिबल वेवलेंथ इन मीटर ऑफ दी आर। तो सबसे पहले अगर बात करें कि बेटा वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ के बीच की जो दूरी है वो 1.5 है। अच्छा, एक और चीज ध्यान से, क्रस्ट से क्रस्ट की जो दूरी होती है वो लैम्डा होती है, ठीक है। अच्छा, क्रस्ट से ट्रफ के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। तो अगर इन्होंने बोला है कि रैंडम है ना, मतलब कोई भी कोई सा भी क्रस्ट हो सकता है और कोई सा भी ट्रफ हो सकता है, जैसे क्रस्ट 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 ट्रफ ट्रफ, है ना, हो सकता है ये वाला क्रस्ट हो, ये वाला ट्रफ हो, या फिर ये क्रस्ट और आगे कहीं ट्रफ हो। तो आप क्या करोगे कि भाई क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी लैम्डा के बराबर है और क्रस्ट से ट्रफ की दूरी लैम्डा बाई 2 के बराबर है। तो मैं क्या कहता हूँ, एक जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। मैंने कहा कि भाई मान लो nth n1 को एक इंटीजर वैल्यू है 2n+1 लैम्डा बाई 2, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो लैम्डा है और ये सम लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 हो सकता है 3 लैम्डा बाई 2, हो सकता है दो क्रस्ट बीच में आ रहे हो, है कि नहीं। तो 5 लैम्डा बाई 2 हो सकता है, तीन आ रहे हो तो 7 लैम्डा बाई 2। इन द सेम वे अगर इसको आपको लिखना है तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ रहा है ना, तो जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओगे तो कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो ये तो रही आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा कि n1 जो है वो कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है आपकी, क्लियर है। अब दूसरा क्या बोला था कि भाई दो पीक्स के बीच में जो सेपरेशन है वो 5 मीटर का है। अब वो कौन से पीक्स थे ये ऐसे क्लियर नहीं किया था, तो हम इन जनरल लेके चलेंगे। तो भाई अगर मान लो ये वाले होते जस्ट बगल बगल वाले, तो इनके बीच में तो सेपरेशन लैम्डा का होता, लेकिन ऐसा बोला तो था नहीं, तो इन जनरल लेना पड़ेगा कि भाई nth क्रेस्ट के बीच की जो सेपरेशन होगा वो n इंटू लैम्डा होगा, है ना। तो मैंने इसको n2 बोल दिया क्योंकि ऊपर n1 बोल रखा है, तो n2 लैम्डा इज इक्वल टू 5 ले लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब n1 n2 हमें निकालना है, मीन्स क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है, बस ध्यान ये रखना है कि n1 n2 जो वो इंटीजर वैल्यूज है। तो सबसे पहला काम मैंने जो किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड किया तो कुछ इस तरह का मिला। सिंप्लीफाई किया तो ये मिला कि 3n2 इज इक्वल टू 10n1+5, ये चीज मिली। अब देखो हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे। मैंने यहाँ पर n1 की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट की, कहा कि इफ n1 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू 5, तो लैम्डा जो है 1। ये आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सबसे स्मॉलर वैल्यू लेके चला था, मैंने n इक्वल टू 1 लिया, तो n2 5 आया, लैम्डा 1 आ गया। अगर मैं n1 की वैल्यू 4 लेता हूँ तो आपके n2 की जो वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो 15 होगी, और इन दोनों वैल्यूज के लिए जो लैम्डा आएगा वो 1/3 आएगा। इन द सेम वे इफ आप n1 को 7 लेते हो तो n2 जो आएगा वो 25 आएगा, और फॉर n1 एंड n2 लैम्डा जो आने वाला है वो 1/5 आने वाला है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, आई होप दी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्लियर है। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना था, एकदम जनरल क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। एक ये क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर बोला था कि अ यूनिफॉर्म थिन रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर and mass 6 kg hangs vertically from a rigid support, and a block of mass 2 kg is attached to its free end. A transverse short wave train of wavelength 6 cm is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the wave train when it reaches the टॉप ऑफ द रोप? मतलब यहाँ पर जो है इन्होंने वेवलेंथ दे रखी थी बेटा बॉटम पर वो 6 सेंटीमीटर दे रखी थी, पूछा कि जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये पहुंच जाएगी तो वेवलेंथ कितनी होगी। इन्होंने कुछ चीजें हमें दे रखी थी कि भाई रस्सी जो है 12 मीटर की है, मास कितना है रस्सी का 6 किलो है, लेकिन एक चीज और कर रखी थी कि 2 किलो का वेट जो है आई मीन मास नीचे हैंग कर रखा था, क्लियर। तो सबसे पहला काम मैं क्या जानता हूँ कि जो वेलोसिटी होती है वेव की ऑन एन स्ट्रिंग होती है √T/μ, है ना। तो म्यू तो कांस्टेंट है मास पर लेंथ रस्सी का, है कि नहीं, यूनिफॉर्म रस्सी है भाई। तो जो वेलोसिटी है वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए कि इस पॉइंट पर टेंशन निकाल ली जाए, और इस पॉइंट पर टेंशन निकाल ली जाए। इस पॉइंट पर टेंशन को मैंने T1 बोल दिया, इस पॉइंट पर मैंने टेंशन को T2 बोल दिया। T1 ये रहा, T2 ये रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं। और इवन T1 T2 निकालना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बहुत आसान चीज है कि भाई T1 20 न्यूटन होगा, T2 80 न्यूटन होगा,
तो हम जानते हैं V1 अपॉन V2 जो होगा वो λ1 अपॉन λ2 के बराबर होगा, है कि नहीं। वेलोसिटी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है ना, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है भाई, क्योंकि जो वाइब्रेटर होगा जिससे ये मीन्स वेव ट्रेन जनरेट की जा रही होगी वो तो सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट वाइब्रेट कर रहा होगा, तो फ्रीक्वेंसी सेम थी, तो V1 अपॉन V2 λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2, है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन है। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू जो रहेगी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वो 12 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। क्या रखा था कि भाई स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेट वायर जिसका मास आपको दिया गया था 6 ग्राम, लेंथ दी गई थी 60 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिया गया था वो 1 mm स्क्वायर दिया गया था, ठीक है, इज 90 मीटर पर सेकेंड। इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर इज इतना, द एक्सटेंशन ऑफ द वायर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ। बढ़िया है, देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यंग्स मॉडुलस दे रखा, तो यंग्स मॉडुलस होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर। टेंशन अगर रस्सी में टी थी तो आप लिखोगे स्ट्रेस को टी अपॉन ए, स्ट्रेन को लिखोगे डेल एल अपॉन एल, तो डेल एल जो होगा वो होगा टी, ऐसे थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो टी एल अपॉन ए वाई आ जाएगा। एंड नेक्स्ट, अब वेलोसिटी जानते हो अंडर रूट टी अपॉन म्यू होती है, तो यहाँ से टेंशन जब निकालोगे तो वो वी स्क्वायर म्यू आ जाएगी, है ना। अब इस इक्वेशन से और एक इस इक्वेशन से आप जब डेल एल निकालोगे तो ये डेल एल जो बनेगा बेटा वो बनेगा म्यू वी स्क्वायर एल ए वाई, है कि नहीं। सब रेस्पेक्टिव वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जो आपके पास डेल एल की वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी 0.03 mm। कौन सा ऑप्शन, ये वाला। आगे देखते हैं, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली साउंड वेव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।